सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कक्षा 4 में पर्यावरण विषय का पाठ 14 है, फसलों का सफ़र। हमें कई दिन हो गए पर्यावरण का हमने पाठ नहीं पढ़ा, तो आज हम कई दिनों के बाद में पाठ 14 फसलों का सफ़र, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह ही फसल क्या होती है इसकी हम बात करेंगे, यानी पाठ के शीर्षक की। तो फसल, आपने बहुत प्रकार के पौधे देखे हैं, छोटे छोटे पौधे। आपने मान लीजिए कहीं आपने एक पौधा लगा दिया चने का, कहीं आपने गेहूं का एक पौधा लगा दिया। और इस प्रकार के पौधे आप अगर कोई लंबे चौड़े क्षेत्र में लगाएं, जहाँ पर नज़र डालें वहाँ आपको गेहूं के पौधे दिखाई दें, चने के पौधे दिखाई दें, यानी एक ही प्रकार के पौधे आप बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीन में जब आप लगाते हैं तो उनको कहते हैं हम खेत। आपने गेहूं के पौधे लगाए तो वो गेहूं का खेत कहलाएगा। चने के बहुत सारे पौधे आपने लगाए, बहुत सारे का मतलब हज़ारों लाखों की संख्या में, तो फिर वो चने का खेत कहलाएगा। और ये जो गेहूं चना ये जब खेत में लगे होते हैं, लंबे चौड़े क्षेत्र में लगा होता है, इसको हम फसल भी कहते हैं। तो हम बात करते हैं श्री गंगानगर के, राजस्थान के बिल्कुल जो उत्तर में ज़िला है श्री गंगानगर, वहाँ के एक गांव में किसान और उनका बेटा खेत में घूमते हुए बातचीत कर रहे थे। अब वो क्या बातचीत कर रहे हैं हम भी सुनते हैं। अब ये देखिए, ये सिख परिवार से संबंधित है। तो ये उनके किसान और उनका बेटा, अब ये क्या बात कर रहे हैं देखिए। ये जो आपको ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी फसल है और ये अपने खेत में खड़े हैं। बेटे का नाम है कुलवंत। कुलवंत कह रहा है, पापा जी अब की बार अपने खेत में फसल अच्छी हुई है। उसके पिता का नाम सुरजीत है। वो कहते हैं, हाँ पुत्र। पंजाबी में बेटे को पुत्र कहते हैं। कुलवंत, पापा जी फसल पक गई, अब इसे कटवानी पड़ेगी। उसके पिता कहते हैं, हाँ पुत्र, फसल कटवाने का सारा इंतज़ाम कर लिया है, तू तो गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर का इंतज़ाम कर दे। फिर कुलवंत पूछता है, पापा जी गेहूं निकलेगा तब हम इसे कहाँ रखेंगे? अब देखिए, यहाँ क्या बताइए, फसल पक गई। पकने का मतलब होता है हमने गेहूं चना गवार जो भी हमने फसल, जो भी हमने पौधे लगाए हैं वो पौधे बड़े हो गए और वो पक गए। पकने का मतलब उसमें वो बीज बन गया। गेहूं के पौधे में गेहूं बन गई, चने के पौधे में चने तैयार हो गए। तो जब वो इस प्रकार से गेहूं चना गवार तैयार हो जाता है, उसे हम कहते हैं फसल पक गई। और जब फसल पक जाती है तो उसको कटवाना पड़ता है। कटवा के फिर उसमें से वो गेहूं चने गवार के दाने निकालते हैं। अब उसको निकालने के लिए एक मशीन होती है जिसका नाम होता है थ्रेशर। तो उसके कुलवंत के पापा जी ने कहा कि गेहूं कट गई, इसके लिए अब हमें थ्रेशर का इंतज़ाम करना पड़ेगा निकालने के लिए। अब कुलवंत पूछता है कि गेहूं निकलेगा तब हम इसे कहाँ रखेंगे? अब देखिए, आप पहले देख लीजिए चित्र, ये थ्रेशर से गेहूं निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो गेहूं काटी गई है खेत में से, वो पौधे काटे गए उनको यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ फिर ये एक के सारे दूसरे ऐसे सहयोग से ये मशीन है, इस मशीन में डालते हैं। अब मशीन में डालेंगे तो इस तरफ तो ये भूसा इकट्ठा हो जाता है, गेहूं का कचरा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। और यहाँ पर इसके सामने ये नीचे कोई तिरपाल कोई कपड़ा बिछा के रख लेते हैं, उसके ऊपर ये गेहूं के दाने आते रहते हैं।
और यहाँ से फिर उठा उठा के इनको बोरियों में यहाँ पे भरते जाते हैं और बाद में बोरियों को पैक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गेहूँ आती है इसी प्रकार से गेहूँ की बोरियाँ आती हैं और आपके घर में भी ऐसी गेहूँ एक साथ लेके आते होंगे और फिर उसमें से जितनी आवश्यकता होती है उस गेहूँ को पिसवा कर उसका आटा बना के हम उसकी रोटियां बनाते हैं, खाते हैं। और ये जो गेहूँ किसान लेके जाता है बाज़ार में, आगे कैसे बेचता है ये हम आगे बात करेंगे। पहले आपको मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, इसमें अब आगे चलते हैं। सुरजीत कहता है, पुत्र मैं बाज़ार से बोरियां खरीद कर लाऊंगा और गेहूँ को उनमें भर देंगे, फिर मंडी में ले जाकर बेच देंगे। अब यहाँ शब्द आया कि मंडी। मंडी यानी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसान जाकर अपनी फसल को बेचता है और जिसको ज़रूरत होती है वो उस फसल को खरीद लेता है। यानी बेचने वाला किसान और ख़रीदने वाले लोग वहाँ पे मिलते हैं और आपस में मिलकर जिसको ज़रूरत होती है, अब खरीदने वाले कई लोग होते हैं, फिर उसमें जो ज़्यादा भाव देता है, उसको ज़्यादा मूल्य देता है, उसको किसान अपनी फसल बेच देता है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इसको मंडी की व्यवस्था कहते हैं। अब आपको कुछ बातें इसमें बतानी है, लिखनी है। आपके क्षेत्र में किसान कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं या बांसवाड़ा में रहते हैं या चाहे बाड़मेर में, जैसलमेर में रहते हैं, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, राजस्थान में बहुत ज़िले हैं, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है, अलवर। आप जिस ज़िले में भी रहते हैं, चाहे सिरोही हो, चाहे डूंगरपुर हो, जिस ज़िले में रहते हैं तो वहाँ कौन सी फसलें होती है वो आपको लिखनी है कि किसान कौन सी फसलें आपके क्षेत्र में उगाते हैं। लेकिन आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे प्रश्न है, आपके क्षेत्र में किसान कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, आप उत्तर लिख सकते हैं गेहूँ, बाजरा, मकई, सरसों और कुछ दालों की फसलें हमारे क्षेत्र में किसान उगाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास के खेतों में फसल पकने पर किसान उसे बेचने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं? तो अनाज मंडी लेके जाते हैं। सभी किसान फसल पकने पर बेचने के लिए अनाज मंडी ही लेकर उसको जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, किसान अपनी फसलों को किन किन साधनों से बेचने के लिए लेकर जाते हैं? यानी जैसे गेहूँ उसके खेत में हुई तो किस में डालकर वो उन बोरियों को लेकर जाएंगे, वो साधन हो गए। तो किसान अपनी फसलों को किन किन साधनों से बेचने के लिए लेके जाते हैं? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे ट्रैक्टर, ट्रक और बैलगाड़ियों से। या ट्रैक्टर में लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा है, ट्रक में ले जाएंगे, या बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़ी से भी लेके जा सकते हैं। तो ट्रैक्टर, ट्रक, बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए लेकर जाते हैं। अब देखिए, ये चित्र है अनाज मंडी का। अब ये अनाज मंडी का चित्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाज की बोरियां दिखाई दे रही है और ये अनाज किसानों द्वारा बेचा गया है। अब इसको हम मंडी के चित्र को बड़ा कर लेते हैं। देखिए, ये अनाज मंडी है। अब इस प्रकार से ये बड़े बड़े शेड वहाँ पे लगे होते हैं ताकि वर्षा इत्यादि आए तो फसल ख़राब नहीं हो, इसके नीचे फसल सुरक्षित रहती है। अब ये जगह जगह अब ये किसान बैठे हैं। अब ये किसान अपनी फसल लेकर आए हैं और ये जब तक ये फसल की बिक्री नहीं होती उस फसल की वो देखभाल करते हैं, अपने अनाज की देखभाल करते हैं ताकि कोई वहाँ पे गाय नहीं आ जाए, कोई चुरा कर नहीं ले जाए। तो किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फसल बेचने तक। और फिर इस प्रकार से बिक्री के लिए जो फसल होती है, गेहूँ अनाज होता है, उसको ऐसे खुला डाल के रख देते हैं। फिर खरीदने वाले लोग आते हैं, जैसे ये है, ये खरीदने वाले हैं। जो खरीदने वाले लोग होते हैं वो उसको अनाज को देखते हैं, कैसा है, अच्छा है, कितनी क्वालिटी का है, ऐसे देख भाल कर फिर उसकी कीमत तय करते हैं। और यहाँ तो ये एक ही खरीदार दिखाई दे रहा है, वास्तव में ऐसे कई कई लोग खरीदार होते हैं। फिर वो अलग अलग उसका दाम बताते हैं। फिर जिसको जो सबसे ज़्यादा दाम बताता है उस दाम में उस किसान की फसल बिक जाती है। अब ये पीछे फिर अब यहाँ से जब ढेर बिक गया उसके बाद में उस ढेर को फिर ये तुला यानी कांटे पर तौल के और एक निश्चित वज़न, आजकल 50 किलोग्राम एक बोरी में वज़न भरते हैं। पहले 100 किलोग्राम भरते थे, आजकल 50 किलोग्राम भरते हैं। तो ये ऐसे 50-50 किलोग्राम के थैले बनाकर और उनको सील कर यहाँ पे छोड़ देते हैं
और फिर जो खरीदता है वो खरीदार अपने साथ इन तेलों को ले जाता है। तो इस प्रकार से फिर वो अपने तेलों को ले गया, फिर वो आगे कोई फैक्ट्री में बेचना है या कोई दुकानों पर बेचना है, वो आगे सब बिक्री के लिए चला जाता है, या कोई हमें ख़रीदना है तो हम उसकी दुकान से खरीद के ले आते हैं। तो इस प्रकार से जो फसल खेत में उगाई गई और वो कटाई के बाद में और किसान अनाज मंडी में लेके आता है, और अनाज मंडी से इस प्रकार से जो खरीदार होते हैं वो उनको खरीदते हैं, और फिर उनसे ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वो वहाँ से अनाज खरीदते रहते हैं। तो ये एक प्रकार की व्यवस्था है। तो ये अनाज मंडी का चित्र है, और यहाँ पे व्यापारी अनाज खरीद रहा है किसानों के द्वारा और किसान उसको बेच रहा है, ऐसा दृश्य इसमें दिखाया गया है। अब पता कीजिए और लिखिए, अनाज की तरह सब्जियां भी मंडी में बेचने के लिए लाई जाती है। आपके गांव शहर में किसी सब्जी बेचने वाले से बातचीत करके पता कीजिए, सब्जियां कहाँ से लाते हैं, खुद पैदा करते हैं या मंडी से लाते हैं। कौन कौन सी सब्जियां 1 या 2 दिन के बाद में ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ये सही बात है। जैसे अनाज की मंडी होती है, उस प्रकार से जहाँ सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है बड़े पैमाने पर, उसकी भी मंडी होती है। तो इसमें हम पहले ये पता करने हैं कि ये सब्जियां कहाँ से लेकर आते हैं और खुद पैदा करते हैं या मंडी से लाते हैं। ये इस पहले प्रश्न की हम बात करेंगे। अनाज की तरह सब्जियां भी मंडी में बेचने के लिए लाई जाती है, और आपके गांव शहर में किसी सब्जी बेचने वाले से बात करके आपको इन 2 बातों का पता करना है। पहला प्रश्न है, सब्जी कहाँ से लाते हैं, खुद उगाते हैं या मंडी से लाते हैं। तो इसका उत्तर हम देंगे, हमारे यहाँ सब्जी विक्रेता सब्जियाँ मंडी से लाते हैं। जो विक्रेता होते हैं बेचने वाले, वो लगभग मंडी से ही सब्जी खरीद कर लाते हैं, वो उगाते नहीं हैं। दूसरा इसका प्रश्न है, कौन कौन सी सब्जियाँ 1 या 2 दिन के बाद में ख़राब हो जाती है। तो 1 या 2 दिन में ख़राब होने वाली सब्जी होती है जैसे पालक है, मेथी, हरा धनिया, मूली। इस प्रकार की जो सब्जी होती है वो 1 या 2 दिन में ही ख़राब हो जाती है। और फिर मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। सर्दी में सब्जी देरी से ख़राब होती है, गर्मी में और जल्दी ख़राब हो जाती है। आपके आसपास सब्जी मंडी हो तो आपको कुछ बातों का पता करना है। जैसे वहाँ सब्जियाँ कहाँ कहाँ से आती है, और ये सब्जियाँ खेत से मंडी में किन साधनों के से लाई जाती है। वहाँ सब्जियाँ कहाँ कहाँ से आती है, तो इसका उत्तर आप दोगे, मंडी में सब्जियाँ खेतों से आती है। इन सब्जियों को छोटे बड़े किसान सीधे ही बेच कर आते हैं, और आलू जैसी कुछ सब्जियां व्यापारियों द्वारा शीत गृहों से भी लाई जाती है। शीत गृह होता है, यानी जिस प्रकार से आपके घर में छोटा फ्रिज होता है, उसी प्रकार से शीत गृह एक बहुत बड़ा फ्रिज होता है, जिसमें आलू इत्यादि सब्जियां स्टोर करके संग्रह करके रखते हैं, और वहाँ कई महीनों तक वो सब्जी खराब नहीं होती। तो वो होते हैं शीत गृह। तो पहले प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मंडी में सब्जियां खेतों से आती हैं, और इन सब्जियों को छोटे किसान बड़े किसान सीधे ही बेच कर जाते हैं, और आलू जैसी कुछ सब्जियां व्यापारियों द्वारा शीत गृहों से भी लाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न है, ये सब्जियां खेत से मंडी में किन किन साधनों से लाई जाती है। तो इसका उत्तर हम देंगे, ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, मेटाडोर और लोडिंग टेम्पो, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि से लाई जाती है, क्योंकि सब्जियां में छोटे छोटे साधन ज़्यादा काम आते हैं। अब आप देखिए, एक किराना की दुकान आपको दिखाई दे रही है। किराना की वह दुकान होती है जहाँ पे राशन, जो घर में काम आने वाला राशन होता है वो मिलता है। जैसे चीनी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गई, और कोई चाय पत्ती हो गई, कोई तेल हो गया, सर्फ, साबुन, इस प्रकार का जो सामान मिलता है उसे कहते हैं किराना की दुकान। तो आपने अपने क्षेत्र में इस तरह की दुकानें देखी होगी जिसमें चावल, चीनी, गेहूँ, दाल, गुड़, मसाले, ये सब सामान मिलता है। अब आपको पता करना है कि किराना की दुकान वाले ये सामान कहाँ से लाते हैं, और आपके घर में खाने के लिए ये सामान, गेहूँ, दाल, चावल, मसाले, ये कहाँ से लाया जाता है। तो किराना की दुकान वाले यह सामान थोक व्यापारियों से लाता है, यानी
ऐसे भी व्यापारी होते हैं जो दाल की बोरियां खूब बड़ी मात्रा में इकट्ठी करके रखते हैं, बेचते हैं उसको। फिर आप उसके पास जाएंगे तो वो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम इस प्रकार से दाल नहीं देता, वो 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम बहुत बड़ी मात्रा में लेनी होती है, उन्हीं को बेचता है। और जो ज़्यादा मात्रा में सामान बेचने का काम करते हैं उनको कहते हैं थोक व्यापारी। वो और जो सामान्य रूप से जो दुकानें होती है जहाँ आप थोड़ा सामान ला सकते हैं, आधा किलोग्राम 250 ग्राम 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ऐसी दुकानें होती है। और ऐसे जो विक्रेता होते हैं उन्हें कहते हैं खुदरा विक्रेता। तो किराना की दुकान वाले यह सामान थोक व्यापारियों से लेके आते हैं। और आपके घर में खाने के लिए सामान गेहूँ दाल चावल मसाले कहाँ से लाते हैं? तो किराना की दुकान से लाते हैं, क्योंकि जो दुकानें होती हैं इस प्रकार की, ऐसी दुकानों से ही हम सामान लेते आते हैं। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई कि खेतों से हमारे घर तक खाद्य सामग्री कैसे पहुंचती है। अब चित्र के द्वारा इसको हम और अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, चित्र के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, ये यहाँ पर किसान ने फसल उगाई। फसल उगाने के बाद में फसल कट गई, उसमें से फसल को थ्रेसर से निकाल लिया गया। फिर बैलगाड़ी या ट्रैक्टर इसमें डालकर किसान लाता है अनाज मंडी में। अनाज मंडी में व्यापारी किसान से फसल खरीद लेता है, और फसल खरीद कर फिर जो व्यापारी खरीदता है वो उनको बोरियों में भर के फिर ये ट्रक और ये टेम्पो या अन्य जो कोई भी साधन है उनसे उनमें भरकर और फिर वो उनको आगे लेके जाता है। एक बार इसको हम मिटाएंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, यहाँ इन्होंने भर ली। अब भरने के बाद में यहाँ से थोक व्यापारी उसको खरीद लेते हैं। थोक व्यापारी यहाँ अब सामान यहाँ आ गया, और सरकार भी खरीदती है। सरकार जो खरीदती है तो ऐसे बड़े बड़े गोदामों में सरकार अनाज रखती है। जैसे वो मंडी में व्यापारी खरीदता है, वैसे सरकार भी वहाँ पे खरीदारी करती है। और ये जो थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी से ये सामान आता है साधारण दुकानों पर, किराने की दुकान पर। और किराने की दुकान है, और फिर सरकार ने जो राशन की दुकानें उचित मूल्य की दुकान बना रखी है वहाँ पर भी सामान आता है। और ये जो किराने की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ से सामान हम अपने घर की आवश्यकता के अनुसार लेकर आते हैं, यानी वो सामान हमारे घर में पहुँचता है। तो देखिए, खेत से लेके किस प्रकार से होता हुआ सामान है वो हमारे घरों तक आता है। तो ये फसलों का खेत से दुकान और घर तक का सफ़र हो गया। अब आपको बताना है खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ कहाँ से होकर पहुँचता है। और दूसरी आपको बात बतानी है, खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन के किन किन साधनों के माध्यम से पहुँचता है। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कोई सामान लाने ले जाने के लिए हम जिस वाहन का उपयोग करते हैं उसको हम परिवहन की व्यवस्था कहेंगे। तो खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ कहाँ से होकर पहुँचता है। तो खेत से घर तक खाने का सामान मंडी, व्यापारियों के गोदाम, किराना की दुकान से होकर पहुँचता है। और दूसरा है, खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन के किन साधनों के माध्यम से पहुँचता है। तो इसका उत्तर देंगे हम ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर, ट्रक या बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी से मंडी तक, और मंडी से ट्रकों या अन्य वाहनों द्वारा गोदाम तक, और गोदामों से किराना की दुकान तक छोटी बड़ी गाड़ियों द्वारा, और किराना की दुकान से घर तक स्कूटर, रिक्शा, साइकिल के द्वारा या पैदल ही हम सामान घर पे लेके आते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है गोदाम। गोदाम यानी संग्रह करने के ये बड़े बड़े स्थान होते हैं जहाँ पर सामग्री को इकट्ठा करके रखते हैं, उनको गोदाम कहते हैं। अब सबके लिए भोजन। भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसको मूलभूत आवश्यकता भोजन को कहा गया है।
सभी को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इस हेतु हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जाती रही है, जैसे काम के बदले अनाज, अंत्योदय अन्न योजना आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा भी सबको आवश्यक खाद्यान्न मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं, पर उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न मिले। यानी भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और सभी को पर्याप्त यानी पूरा और पौष्टिक भोजन वो होता है जिसमें सारे गुण होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को ताकतवर बनाता है। ऐसे भोजन को पौष्टिक भोजन कहते हैं। अब इसलिए हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जाती है, जैसे काम के बदले अनाज, अंत्योदय अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानें। इनके द्वारा सबको आवश्यक खाद्यान्न मिले, इसकी व्यवस्था की जाती है। और इन योजनाओं में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं, पर उद्देश्य ये होता है कि लोगों को सस्ती दर पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न मिले। अब ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता वाले परिवारों को बहुत ही सस्ती दर पर, यानी अब जैसे बाज़ार में तो गेहूँ मिलेगी 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, और इन दुकानों पर गेहूँ मिलेगी 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। तो इतनी सस्ते दर पर इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पे सरकार सामग्री उपलब्ध करवाती है। और क्या उपलब्ध कराती है? चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, शक्कर, तेल आदि उचित मूल्य की दुकान, राशन की दुकान से मिल जाते हैं। अब आपको पता करना है कि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और क्यों। तो इस प्रकार के व्यक्ति निश्चित रूप से होते हैं प्रत्येक जगह जिनको पर्याप्त भोजन और अच्छा भोजन नहीं मिलता। तो इसका उत्तर आप देंगे हमारे क्षेत्र में यद्यपि सभी को पर्याप्त भोजन मिलता है, फिर भी इस क्षेत्र में एक मलिन बस्ती है, ऐसे गरीब बस्ती है जहाँ के बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इन लोगों के पास सहकारी वितरण के राशन कार्ड नहीं है और ये लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास काम भी नहीं है। दूसरा, आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान कहाँ पर है? तो इसका उत्तर देंगे हमारे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित चौराहे पर उचित मूल्य की दुकान है। ऐसे मोहल्ले के अनुसार या वार्ड के अनुसार ऐसी दुकानें सरकार खोलती है। क्या यह समय से खुलती है? हाँ, यह समय से खुलती है क्योंकि इनका एक निश्चित समय होता है। अब इसके खुलने का समय क्या है? तो इसके खुलने का समय प्रातः 10 बजे रहता है। वहाँ से क्या क्या सामान कम दाम पर मिलता है? वहाँ से अनाज, चावल, दालें, शक्कर, नमक, केरोसिन तेल आदि कम दामों पर मिलता है। यह सामान कितनी मात्रा में मिलता है? इसका उत्तर देंगे अनाज व चावल व दाल 10-10 किलोग्राम, शक्कर 5 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम और केरोसिन जो तेल है, मिट्टी का तेल जिसको भी कहते हैं, ये 3 लीटर प्रति माह मिलता है। इसमें सरकार समय के अनुसार बदलाव भी करती रहती है, तो ये मात्रा बदलती भी रहती है। उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाली सामग्री व बाजार में अन्य दुकान पर मिलने वाली उसी सामग्री की कीमत में कितना अंतर है? किस दुकान पर सामग्री सस्ती है? तो इसका उत्तर देंगे बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की विभिन्न गुणवत्ताओं के साथ काफ़ी ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। यानी बाजार में उपलब्ध वस्तुओं को विभिन्न गुणवत्ताओं के साथ ऊंची कीमत पर बेचा जाता है और उचित मूल्य की दुकान की और उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उचित मूल्य की दुकान पर सामग्री काफ़ी सस्ती मिलती है। अब इसमें हमने सीखा खेत से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों में होकर आता है और सबको खाना मिले, इसके लिए सरकार बहुत योजना बनाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी व्यवस्था है जिससे सस्ती दर पर खाने का सामान मिल जाता है। अब अंत में फिर आपसे 2-3 बातें पूछेंगे हम। किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाते हैं। आपने इनमें से बहुत कुछ देखा और खाया होगा। अपने अनुभव से इनके उदाहरण लिखिए। जैसे विभिन्न प्रकार की दालें, तो विभिन्न प्रकार की दालें मूंग, अरहर, चना, मसूर, ये लिखा पड़ा है। इसमें आप मोठ भी लिख सकते हैं, उड़द भी लिख सकते हैं। तो फिर है विभिन्न प्रकार की तिलहन,
तिलहन वे सामग्री होती है जिनसे वो फसलें होते हैं जिनसे तेल निकाला जा सकता है, उसको कहते हैं तिलहन। तो विभिन्न प्रकार की तिलहन में हम लिखेंगे तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। और तीसरा है विभिन्न प्रकार के अनाज। अनाज में आप लिखेंगे गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, जौ आदि। और चौथा है विभिन्न प्रकार के फल। फल में आप लिखेंगे आम, सेब, अमरूद, केला, अनार, पपीता, संतरा, चीकू, ऐसे बहुत से लिख सकते हैं आप। पांचवा है विभिन्न प्रकार की सब्जियां। सब्जियों में लिखोगे आप आलू, भिंडी, बैंगन, गोभी, लौकी, सेम, पालक, टमाटर आदि। छठा है विभिन्न प्रकार के मसाले। इसमें आप लिखेंगे मिर्च, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, सौंफ, दालचीनी, सौंठ इत्यादि। और इसके बाद में विभिन्न तरह की दाल, तिलहन और अनाज के नमूने इकट्ठे कीजिए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप ये अपने घर से आपको ये सामग्री मिल सकती है। विभिन्न प्रकार की कुछ दाल अलग अलग ले लो, उनकी छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियों में आप उनको पैकिंग कर लीजिए और उनको एक चार्ट पे लगा के नीचे सुंदर सा उनका नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की दाल और ऐसे ही जो तिलहन है, अनाज है, इन सब के अलग अलग ऐसे नमूने लेके छोटी छोटी इनकी थैलियाँ बनाकर उनको इकट्ठे करके चार्ट पे आप कक्षा में लगाइए और एक सुंदर सा चार्ट बनाएं ताकि सबको इस प्रकार से जानकारी मिलेगी। अगला है आज या कल का अखबार कक्षा में लाकर उससे पता कीजिए कि आपके घर में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे गेहूँ, गुड़, चीनी, तेल, दालें आदि के मंडी के भाव क्या है। तो ये समाचार पत्रों में, अखबार में इस प्रकार के इनके भाव आते रहते हैं। तो गेहूँ, गुड़, चीनी, तेल, दाल आदि के मंडी के भाव क्या है, तो हम देखते हैं। देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे पहले सामग्री, एक तरफ लिखेंगे सामग्री, दूसरी तरफ लिखेंगे भाव। तो सामग्री के नीचे लिखेंगे नंबर 1 गेहूँ। तो गेहूँ का भाव जो लगभग रहता है जैसे 1800 से 1850 रुपये प्रति क्विंटल। क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम। गुड़ का भाव लगभग रहता है मंडी का 3000 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास। और चीनी का भाव रहता है लगभग 3500 से लेकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का तेल, सरसों के तेल की यदि बात करते हैं तो आजकल का जो भाव चल रहा है सरसों के तेल का, वो चलता है लगभग 12,000 से 13,000 रुपये प्रति क्विंटल। और अरहर की दाल है तो उसको अगर क्विंटल में बात करते हैं तो लगभग 8,000 से 9,000 रुपये प्रति क्विंटल। ऐसे ही मूंग की दाल है, ये भी 9,000 से 11-12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल होती है। मसूर की दाल भी 7,500 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। और चने की दाल 7,000 से 7,500-8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक होती है। इस प्रकार के भाव बदलते रहते हैं मंडी में, रोज़ाना भाव बदलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो पाठ का सार हम निकालेंगे, फसलें खूब उगाता किसान और सबको उपलब्ध कराता खाद्यान्न। यानी किसान यदि फसल नहीं उगाएगा तो फिर हमारे पास कैसे पहुंचेगी, हम कैसे खाएंगे। इसलिए किसान का सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए किसान को अन्नदाता भी कहा गया है। तो आज हमने बहुत ही शानदार और अच्छा पाठ पढ़ा कि किस प्रकार से किसान फसलें उगाता है और फिर मंडी में लाके और विभिन्न चरणों में होती हुई वो हमारे पास पहुंचती है और हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। तो फसलें खूब उगाता किसान, सबको उपलब्ध कराता खाद्यान्न। जय जवान जय किसान।